आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो कि हमारे सेल का एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वर्ड का क्या मतलब है। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेट लाइक, या इसका नेटवर्क जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो कि मुश्तमिल है फ्लैटेंड सैक्स एंड ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसके अंदर ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्लैटेंड सैक्स। अब ये फ्लैट इनकी अपीयरेंस है, ठीक है, और वैसे इनको सैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्लैटेंड सैक्स है, और उसके अलावा दूसरी चीज थी हमारे पास ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये इसी वाले हिस्से से साथ इसकी जुड़ी होती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट के सेल्स हैं या एनिमल्स के सेल्स हैं, जिनमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, उनके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं, जिनमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उनके अंदर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं दो मेन चीजें। ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें एक है हमारे पास सिस्टर्नी, और एक है हमारे पास सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, अब ये सिस्टर्नी क्या होती है? ये जिन सैक्स की और ट्यूब्यूल्स की हमने बात की थी, ये फ्लैटेंड सैक्स और ये ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, इनको कहा जाता है बेसिकली सिस्टर्नी। ठीक है, और ये सिस्टर्नी जो है, ये एक प्लूरल वर्ड है। अगर हम सिंगुलर वर्ड की बात करें तो उसको सिस्टर्ना कहा जाता है। ठीक है, अब ये जितने भी सिस्टर्नीज हैं, ठीक है, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब ये ट्यूब्यूल्स भी यहाँ पे कनेक्टेड है, आपस में भी कनेक्टेड है, और ये इन सैक्स के साथ भी कनेक्टेड है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारे सैक्स हैं, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, ये सेपरेट नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर। ठीक है, अब ये जो इनके अंदर का स्ट्रक्चर है, जो कि हम कह रहे हैं कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो जो इनके अंदर का स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, तो एक हमारे पास होगी सिस्टर्नी, जो कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स, और दूसरी हमारे पास सिस्टर्नल स्पेस, इनके अंदर का जो एरिया है सारा, उसको कहा जाता है सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने बात की वो हमारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म में किस जगह पे प्रेजेंट होता है, अगर हम ये देखें तो न्यूक्लियस और हमारी जो न्यूक्लियर एनवेलप है, सॉरी, न्यूक्लियस और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे सेल की, उन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको इस डायग्राम के अंदर ये यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर पोर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से, जहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर है ना, बिल्कुल इसी जगह से हमारी ये जो सिस्टर्नी है ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपस में अटैच होते हैं। अब जो इनकी अटैचमेंट है वो हमें क्या फायदा देती है? हम जानते हैं कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से न्यूक्लियस से बाहर निकलती है। ठीक है, और जो हमारा बाकी का सेल का एरिया दैट इज साइटोप्लाज्म, उसके अंदर आती है। सिस्टर्नल स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया कि सिस्टर्नल स्पेस बेसिकली इन सिस्टर्नीज के अंदर का जो सारा एरिया है, जो कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो बेसिकली इस सारे एरिया को कहा जाता है सिस्टर्नल स्पेस। ये एक वन लार्ज एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन का मतलब होता है किसी भी ये जो ट्यूब्स होती हैं या सैक्स होते हैं के दरमियान का जो एरिया होता है ना, उसको खाली जगह जो होती है बेसिकली उसको ल्यूमेन कहा जाता है। तो ये जो सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन दोनों एक ही वर्ड है। तो सिस्टर्नल स्पेस इज बेसिकली वन लार्ज एंड हाईली कन्वोल्यूटेड ल्यूमेन इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक हैंडमेड डायग्राम है। अगर आपको क्वेश्चन आता है इसका तो आपने ये डायग्राम मस्ट बनानी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियर ये डबल लेयर एनवेलप है जिसमें ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, दिस आर इन ब्लैक कलर्स, और ये डायरेक्टली हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सिस्टर्नी के बारे में हमने बात की थी कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाले जो सैक्स हैं और ये वाले जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे सिस्टर्नी हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर का जितना एरिया उसको कहा जाएगा सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रेड कलर के स्ट्रक्चर्स आपको कुछ नजर आ रहे हैं, तो दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स। ठीक है, ये जो राइबोसोम्स हैं ये सिर्फ हमारे
ये जो फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो हमारा ये ट्यूब्यूल्स वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से बेसिकली राइबोसोम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ होती है, इसी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है तो दीज आर बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका स्ट्रक्चर स्मूथ है देखने में। अब हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की काइंड्स की, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बात की कि उसमें फ्लैटेंड सैक्स और ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो वो फ्लैटेंड सैक्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि जो ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स है वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हम इनको एज अ डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इन्हीं की वजह से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी जो अपीयरेंस होती है वो बम्पी होती है, ठीक है, उभरी हुई होती है जब इसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो इवन अपीयरेंस है, ठीक है, नॉर्मल अपीयरेंस होती है जब इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मोर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर एक्सटेंसिव देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमारे सेल के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ज्यादा जगह घेरी होती है बनस्बत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमने बात की राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स इटसेल्फ जो है वो एक ऑर्गेनेले है, ठीक है, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो अब चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, अब वो राइबोसोम्स जो है उनका रोल भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। वो प्रोटीन की फैक्ट्री उनके अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, जिसमें से प्रोडक्शन जो है प्रोटीन्स की वो करेंगे राइबोसोम्स, जबकि जो प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग है वो होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से। अभी जो प्रोसेसिंग है इसमें क्या चीजें आ जाती है, ठीक है। तो जब राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बना लेता है, ठीक है, फिर उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है, कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, तो वो काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। इसके अंदर होता है डिफरेंट तरह के केमिकल्स ऐड किए जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है, जिसमें शुगर वगैरह आ जाती है। जिन केमिकल्स की बात हो रही है इनमें कार्बोहाइड्रेट शुगर, ठीक है, ये आज शामिल है, ठीक है। तो उससे वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास के प्रोडक्शन हो गई, प्रोसेसिंग हो गई प्रोटीन्स की। अब होगा क्या, अब उनकी ट्रांसपोर्ट होगी उस एरिया में जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, ठीक है, सेल के उस एरिया में जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, ठीक है। अब वो सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें किसी भी जगह पे हो सकती है, या फिर जो गोल्गी अपरेटस एक ऑर्गेनेले है, ठीक है, गोल्गी अपरेटस के अंदर जाएगी। हम इसको एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। ये तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम के अंदर आपको फंक्शनिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है ये सारी चीज ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। उसका जो फ्लैटेंड सैक्स है ये वो है, ठीक है। अब हमने बात की इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ये रहा हमारा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट्स होते हैं, इसकी इस तरह की शेप होती है, ठीक है। अब इस राइबोसोम ने बनाए प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स बनाए, ये दिस इज पॉलीपेप्टाइड। जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जिस तरह जो हमारे शुगर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे प्रोटीन्स हैं हमारे वो हमारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अब जो अमाइनो एसिड्स दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना उसको कहा जाता है पेप्टाइड, ठीक है। तो मल्टीपल अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो उनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तो उस वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। बेसिकली ये प्रोटीन का ही एक नाम है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीपेप्टाइड बन गया राइबोसोम से। अब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या हुई, कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अंदर ऐड हुई, ठीक है। अब ये हमारी जो प्रोटीन थी ये कम्प्लीटली तैयार होगी, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन बनी है, क्योंकि ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो हमारी है। तो अब इसने हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाना है उस एरिया के अंदर जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो
ये निकलेगी कैसे यहाँ से, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की शक्ल में यहाँ से निकलेगी इस तरह करके, थोड़ी सी पिंच होगी पहले, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसके अंदर ये हमारी प्रोटीन इसके अंदर चली जाएगी और यहाँ से ये जो है ये सेपरेट हो जाएगा इस तरह, और ये बन जाएगा हमारा एक वेसिकल जिसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और इसके अंदर प्रेजेंट है सिक्रीटरी प्रोटीन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शनिंग है। अब हम बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका रोल है प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स के अंदर। ठीक है, जैसे वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स में रोल प्ले कर रहा था, ये प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली मोनोसेक्राइड्स वगैरह, वो भी इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, तो इसका रोल है प्रोटीन्स में RER का, जबकि SCR का रोल है हमारा प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स में एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड्स, हमने बात की कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की निस्बत लेस एक्सटेंसिव होता है, लेकिन हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर लिपिड की प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी जिनके अंदर लिपिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे मसल्स हो गए, ठीक है, उनके अंदर उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसेंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे ऑर्गेनेल्स जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे हमारा ब्रेन है, तो उसके अंदर भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सेल्स में उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है इसके रोल में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, ठीक है, जो मेडिसिन हम लेते हैं उस मेडिसिन ने जो जिस काम के लिए वो दी गई थी, जब उसने वो काम कर लिया, यानी फॉर एग्जांपल पेन के लिए मेडिसिन ली गई थी और पेन आपका ठीक हो गया, ठीक है, अब उसके बाद वो मेडिसिन जो है आपकी बॉडी से बाहर निकलनी है, तो जब वो बाहर निकलनी है उससे उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी की तरफ से। तो बेसिकली हाँ, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल्स के अंदर, इसका रोल होता है ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन करने में। ठीक है, बेसिकली ये उसको वाटर सोलुबल बनाता है ताकि वो यूरिन के ज़रिए से हमारी बॉडी से ड्रग जो है वो निकल जाए। तो हमारे ऐसे ऑर्गन्स जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमारा लिवर है, उनके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे जो ड्रग्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टोर कैल्शियम एंड डू कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कैल्शियम को स्टोर करता है और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म भी करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैल्शियम को यूज करता है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, तो उस वक्त जो हमारे मसल्स हैं उनमें से कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, और उसकी मदद से हम जो है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिकली ये जो रोल है ये भी हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। ठीक है, बेसिकली जो हमारे मसल्स के सेल होते हैं उनके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है और वो बेसिकली मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब कैल्शियम रिलीज करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और हम इजीली किसी चीज़ को उठा सकेंगे। नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है स्पेस ऑक्युपाइड के, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने हमारे सेल की कितनी स्पेस को ऑक्युपाई किया होता है। ठीक है, तो मोर देन 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, हमारे सेल यानी कि हमारे सेल का टोटल वॉल्यूम हुआ 100% और उसमें से जो 10% वाली जगह है उसके ऊपर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, हमने पहले बात की कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो वही ओवरऑल इसका फंक्शन है। इसके अलावा स्टूडेंट ER प्रोवाइड्स अ पाइपलाइन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हमने बात की थी कि ये जो है ये कनेक्ट हुआ होता है हमारी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, उसके साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये एज अ पाइपलाइन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के दरमियान में। न्यूक्लियस से जो चीज़ें आती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती हैं और फिर वहाँ से साइटोप्लाज्म में जाती हैं। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स, प्रोसेसेस एंड ट्रांसपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स फॉर यूज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, जो पहले हमने बात की कि वो बनाता है प्रोटीन्स को, उनकी प्रोसेसिंग करता है, इसके अलावा लिपिड्स को बनाते हैं, ठीक है, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। वाइड वैरायटी ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स यही है, बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, फॉर यूज इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो यूज होनी है चीज़ें उस वो भी बनाते हैं और आउटसाइड ऑफ द सेल जो चीज़ें जानी है वो भी बनाते हैं।
स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टर नहीं है, तो ये जो ओवरऑल सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्लैटेंड सैक्स, दीज आर फ्लैटेंड सैक्स एंड दीज आर ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स। इस इंफॉर्मेशन के अंदर यही बताया गया है कि ये डायरेक्टली हमारे न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हमें ईआर का फंक्शन बताया गया है, ठीक है, और आगे इसकी दो काइंड्स का बताया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले मैंने बता दी हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये एक फ्लोरेसेंस इमेज आपको दिखाई गई है एंडोथेलियल सेल्स शोइंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये हमारे बॉडी के एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये ईआर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेल है जिसके अंदर ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कितनी वाइड एरिया पे ये स्प्रेड हुआ होता है। इसके अलावा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए। ये हमें फंक्शनिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई गई है और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।